भोपाल के पीसीसी कार्यालय में भिड़े युवक कांग्रेसी, संगठन ने कही सख्त कार्रवाई की बात। भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा बताया शर्मनाक। ग्वालियर के जेसी मिल कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, गमलों और मेजों पर उतारा साफ पानी और पंखे नहीं मिलने पर की तोड़फोड़। सागर में अपने बयान से पलटे योग गुरु बाबा रामदेव का, विदेशों में काला धन रखने वालों के नाम का नहीं ही कर सकते ऐलान। इंदौर में आइसक्रीम फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा, संचालक के पास नहीं था लाइसेंस, गंदगी में तैयार की जाती आइसक्रीम। और इंदौर में भाजपा का अनोखा प्रदर्शन, महंगाई और भ्रष्टाचार की कराई शादी, दहेज में यूपीए के बारातियों को मिला काला धन। नमस्कार, अपना एमपीएस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धार्थ। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर आज अखाड़े में तब्दील हो गया। युवा कांग्रेस के दो गुट यहां आपस में भिड़ गए। मोनू सक्सेना और नादिर खान के समर्थकों में युवा कांग्रेस की मीटिंग के दौरान मारपीट हो गई और जमकर यहां पर तोड़फोड़ की गई। ये दोनों गुट युवा कांग्रेस के चुनाव के दौरान एक दूसरे के विरोधी थे। आज जब प्रदेश अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह कार्यभार ग्रहण करने और युवा कांग्रेस की मीटिंग लेने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो दोनों गुट भिड़ गए। उपद्रवियों ने लाठियां भी भांजी और दफ्तर के दरवाजे को दिए। बाद में पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया। संदीप भंबरकर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पार्टी का अंतरकलह पूरी तरह से सामने यहां पर आ गया है और अब मुश्किलें खड़ी हो गई कांग्रेस को जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहे हैं, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि ये दोनों गुट भिड़े हैं, ये दरअसल चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को आसानी से छुपाना मुमकिन नहीं है। और शायद यही शुरुआत में ही युवा कांग्रेस में ये साफ होने लगा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और पदाधिकारी बनते हैं उनको शांत कराना इतना आसान नहीं होगा। पहले ही दिन इस तरह से अनुशासनहीनता ही कहेंगे इसे जो दिखाई गई है, मारपीट की गई है और जो वरिष्ठ नेताओं के सामने भी इन्होंने अपनी अनुशासनहीनता में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यही कहेंगे कि बाला नेता है, बड़े नेता है, वो अब सफा देने में ही जुटे रहेंगे और आने वाले दिनों में ये तो एक इशारा ही कहेंगे, आने वाले दिनों में इसके बड़े बड़े उदाहरण और भी आगे देखने को मिल सकते हैं। जी संदीप, असल कारण क्या रहा इस मारपीट का, कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, ये दो विरोध गुट है जो विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के दौरान से ही प्रतिद्वंदी थे। पहले विधानसभा क्या युवा कांग्रेस के अध्यक्ष में प्रतिद्वंदी रहे, उसके बाद लोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में प्रतिद्वंदी है और ये आपस में इनमें आपस में नोकझोंक लगातार होती रहती थी। लेकिन ये पहली दफा था जब प्रदेश पदाधिकारी पदभार ग्रहण कर रहे हैं और जो बड़े नेता है वो भी वहाँ उपस्थित रहे हो। और ये पहले मौका था कि जब ये दोनों ही गुट आमने सामने हुए थे तो ये बनी जो नोकझोंक थी वो एक बड़ी मारपीट के रूप में बदल गई और बड़े नेताओं के सामने इस तरह हंगामा किया गया। जी बिल्कुल, बड़े नेताओं के सामने यहाँ पर एक दूसरे को पीटने में, लाठियां तक भांजने में यहाँ पर कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संदीप। भोपाल में आज निर्वाचित पदाधिकारियों के पदभार कार्यक्रम में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की संगठन स्तर पर जांच होगी। युवा कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह मुताबिक इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भैया अगर कोई अनुशासनहीनता इस संगठन में करेगा तो उसके लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मापदंड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और संगठन ने तय कर रखे हैं और उन मापदंडों के अंदर इस घटना की हम जांच भी कराएंगे और जो भी यथोचित एक्शन होगा वो हम लोग करवाएंगे। अभी खास तौर पर किसी की गलती सामने आएगी भैया, अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। नीमच पहुंचे मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस द्वारा की गई मारपीट को शर्मनाक बताते हुए इसे राजनीति का विकृत रूप करार दिया। प्रभात झा के साथ जिले के प्रभारी मंत्री पारस जैन भी मौजूद थे। आज कांग्रेस दफ्तर में जो लाठी भांजी गई है, छोड़ा गया है, कांग्रेस एक बहुत शर्मनाक घटना है। इसलिए एक तरफ तो इतने वरिष्ठ कांग्रेसी और एक दूसरी तरफ इस तरह कांग्रेसी हैं। आज देवव्रत प्रियव्रत सिंह के सामने जो कुछ भी कांग्रेस कार्यालय में हो अच्छा नहीं हुआ है। आपस में लाठी मारना, एक दूसरे को खोचर करना, ये दुखद घटना है। सत्ता का ये विकृत स्वरूप है, राजनीति का विकृत स्वरूप है।
ग्वालियर के बिरला नगर स्थित जेसी मिल गर्ल्स कॉलेज में आज छात्राओं ने हंगामा कर छात्राओं ने कॉलेज में कुर्सियों और मेजों को फेंक दिया। साथ ही कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ भी की। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में न तो पीने के लिए पानी है और न कक्षाओं में पंखे हैं। ऐसे में छात्रों से फीस तो पूरी वसूली जा रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कॉलेज कुछ भी नहीं। सुरेंद्र कुशवाहा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ लगता है कितने हद तक इनकी यहाँ मांगे जायज हैं और आज तो गुस्सा या संयम का बांध ही टूट पड़ा? ये छात्राओं का गुस्सा हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जायज है। उन्होंने जो विरोध का तरीका अपनाया वो भले ही आक्रामक रहा हो, लेकिन वो पिछले 1 माह से या पिछले 1.5 माह से वो लगातार कार्यालय प्रबंधन से इस मांग को लेकर के अब आंदोलन कर रहे थे। इस बात की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी कि कॉलेज में कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है। गर्मी शुरू हो चुकी है, गर्मी तेज है, बावजूद इसके पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, बच्चे में फिजिकल पानी नहीं है या वाटर फिल्टर जैसे कोई चीज नहीं है यहाँ पर, या फिर कमरों में जो पंखे नहीं है। इस तरीके से लगातार चेक कर रहे थे। कई बार हमने लिखित में प्रिंसिपल को और कॉलेज प्रबंधन के जो जिम्मेदारी समिति है उनके अध्यक्ष को लिखित में दिया था, लेकिन इस बावजूद भी छात्राओं की मांग को कॉलेज प्रबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया। यही छात्रा आग बबूला हो गई। जी सुने, फीस ली है वहां पर कॉलेज प्रशासन ने यहाँ पर उनसे, और उसके बाद में भी इस तरह की चीजों को मुहैया नहीं करवाया जाए। आगे अब क्या कदम उठा सकती हैं छात्राएं? कहते हैं क्या कुछ बात आ पाई है? छात्राओं ने जिस तरह से आंदोलन की बात कही तो उनका कहना था कि हम कक्षाओं का सामूहिक बहिष्कार जिस तरीके से आज हमने किया है और आंदोलन किया है, अभी कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है उन्हें। जो एक मूल सुविधाएं हैं फीस के एवज में जो शासन द्वारा शासकीय खरीदे में मुहैया कराए जाते हैं, अगर वो उन्हें उपलब्ध नहीं होते तो इस तरीके से आंदोलन आगे भी करते रहेंगे। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का थोड़ा सा नरम रुख भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में आपकी सारी समस्याएं हल कर ली जाएंगी और कॉलेज में फिल्टर के साथ साथ पंखे वगैरह जो बुनियादी सुविधाएं जो छात्रा मांग कर रहे हैं वो लगा दी जाएंगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर मानना है कॉलेज मैनेज प्रशासन का कि फीस लेने के बाद काम नहीं किया गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब पंखे और मुहैया जो बुनियादी चीजें हैं वो यहाँ पर छात्राओं को मुहैया करा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनके पास काला धन विदेश में रखने वालों की सूची, लेकिन सागर में आज बाबा अपने बयान से पलट गए। जब उनसे फहरिस्त के बारे में पूछा गया तो रामदेव ने कहा कि काला धन रखने वालों की सूची लंबी है, जिसका खुलासा वे या विकिलीक्स नहीं कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पारदर्शिता दिखाते हुए उनके नामों का खुलासा करना चाहिए। क्यों नहीं करते? अरे भैया, इस सूची लाखों लोगों की गवर्नमेंट के पास भी है और ये तो मुख्य रूप से आपके पास में है। अरे मेरे पास नेताओं के पास में काला धन है, किसने विदेश में जमा किया पैसा आपके पास लिस्ट है। आपने इसको कई बार कहा अपने अपने भाषणों में, तो उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? उससे समर्थन और मिलेगा, बल मिलेगा अपनी। अरे 1-2 लोगों का नहीं, लाखों लोगों का। अभी 2 सालों के अंदर ही जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और दूतावासों से पता लगा है उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग हैं। ये तो इतना बड़ा घोटाला है। मैंने सरकार को रखा है, या हमारी सत्याग्रह की एक मांग रखी है। 2-4 लोगों के पता लगने से कुछ नहीं होगा। तो अभी एक बार सत्याग्रह का काम शुरू होने दीजिए, उसके बाद बहुत कुछ होगा। सरकारों को आप पूरी पारदर्शिता के साथ जब काम करेंगी तो विकिलीक्स से हमें खुलासे लेने की जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव से खुलासे लेने की जरूरत नहीं है। ये तो पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काम पारदर्शिता। तारिक हाशमी हमारे साथ ऐसे खबर पर हमारे संवाददाता सागर से जुड़ चुके हैं। तारिक, बार बार बाबा रामदेव यू टर्न मार लेते हैं, इस बार फिर उन्होंने यू टर्न लिया। क्या वाकई में उनके पास लिस्ट है भी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले में आज हमने उनसे जब बात की कि क्या आपके पास जो सूची है, आपने कुछ दिन पहले जो दावा किया गया था कि जो सूची के अंदर जो काले धन के जो लोग हैं उन्हें अपना काला धन वहां पर जमा करके रखा है, उनकी आपके पास सूची है। तो हमने उनसे यही कहा था कि आप इस सूची को क्यों पब्लिक के बीच में क्यों नहीं लाते? आप जो अनशन करने जा रहे हो 4 तारीख से दिल्ली के अंदर, तो आप उस मामले के अंदर उससे पहले आप क्यों केंद्र सरकार के हाथ में उस सूची को और फेरिस्त को नहीं समाते कि इन लोगों को आप कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसके ऊपर सीधे का यू टर्न आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें वहीं पर फिर यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी फेरिस्त 2 लाख लोग इस काले धन के लपेटे में हैं और मैं या यानी बाबा रामदेव या विकिलीक्स के खुलासे ऐसे लोगों का कोई खुलासा नहीं कर सकते।
जब तक के केंद्र सरकार उसमें कोई पारदर्शिता न निभाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। तो इस मामले को फिर से देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर यू टर्न लिया। पहले देखा एक तरीके से देखा पूरे देश की निगाहें अपने ऊपर टिक वाली, उनके पास ज्वाला धन जिन लोगों के पास है, उनके जो स्विस बैंक में जिन लोगों के पैसे जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया जो जमा है उन लोगों के यहाँ पर जमा है। जी बिल्कुल तारिक, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो बार बार ये फहरिस्त की जो बात आ रही है, जो लिस्ट की बात आ रही है सामने, जिसका जिक्र बाबा रामदेव करते हैं, लगता है झुंझुना है, बस दिखा करके डरा रहे हैं वो सबको। जी बिल्कुल, इस मामले में तो यही कहा जा सकता है। ऐसे कई गंभीर मुद्दों के ऊपर आज उनसे पत्रकारों ने यहाँ पर बातचीत की, काफी लंबे समय तक वो पत्रकारों से मुखातिब रहा है। अग्निवेश के मामले के ऊपर अगर देखा जाए तो अग्निवेश के मामले के अंदर इन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ इस वक्त नहीं है, कोई आदमी मेरे साथ आकर या मेरे कार्यक्रम में शिरकत होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं उसके साथ हूँ। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर बाबा रामदेव अब यहाँ पर 4 तारीख से दिल्ली के अंदर जो अनशन करने जा रहा है, सत्याग्रह करने जा रहा है, उसके ऊपर भी अब कहीं ना कहीं सवाल ये जी बिल्कुल, सत्याग्रह के ऊपर अब कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठ जाएंगे। और बार बार बाबा रामदेव कहते हैं कि इस तरह की लिस्ट उनके पास है, लाखों लोगों के नाम है, उसके अंदर पर एक का भी नाम बाबा रामदेव को याद नहीं है। अपने आप में ये सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया तारिक हमसे बात करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबर साथ फौरन हाजिर होते हैं।